नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम काव्य निधि पाठ से आधुनिक कविता भारत, इसके कवि है बाबू जयशंकर प्रसाद। ये जो भरत नामक कविता है, यह कविता बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो छात्र सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। तो आज हम आधुनिक कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के ऊपर, उनकी रचनाएं, उनका सामाजिक कार्य आदि विषयों पर बातचीत करेंगे। तो मूलतः आज हम जयशंकर प्रसाद के जीवन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखते हैं। यानी कि पहला बिंदु आता है प्रसाद जी का जीवन परिचय। इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु आता है उनके माता पिता एवं उनकी शिक्षा या उनके बाल्यकाल का संघर्ष। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है प्रसाद जी की रचनाएं, और चौथा बिंदु आता है प्रसाद जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से सामाजिक जीवन संबंधी उनके जो विचार है उनके ऊपर ही हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आपको मूलतः जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। आरंभ कर देते हैं बाबू जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। छायावाद काव्यधारा के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक, तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदी साहित्य के लिए एक वरदान स्वरूप, इतना ही नहीं बल्कि वे श्रेष्ठ कवि, प्रसिद्ध नाटककार, कुशल कथाकार और अच्छे निबंधकार बाबू जयशंकर जी हमारे कवि थे। इसीलिए सूरदास तथा तुलसीदास के बाद हिंदी साहित्य में इनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ऐसे महान प्रतिभा संपन्न कवि एवं लेखक बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के गोवर्धन सराय मोहल्ले में सुप्रसिद्ध साहू परिवार में हुआ था। साहित्य का ज्ञान इन्हें अपने पिता श्री देवी प्रसाद से प्राप्त हुआ था। यह साहू परिवार अपनी समृद्धि, उदारता, काव्य प्रेम तथा धार्मिक भावनाओं के कारण काशी समाज में विशिष्ट आदर का पात्र था। काशी दरबार में आने वाले साहित्यकार और कला प्रेमी इनके घर भी आते थे। उन्हीं सारे बुद्धिजीवियों का प्रभाव जयशंकर पर विशेष रूप से था। सुंगनी साहू नामक जो परिवार था, यह साहू परिवार बहुत ही प्रसिद्ध था। काशी हिंदुओं के लिए एक पवित्र धाम माना जाता है और काशी में
भारत से नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने से साहित्यकार, इतिहासकार, साधु, संत, इस तरह के कलाकार, गीतकार, नृत्यकार, इस तरह से बहुत सारे लोग काशी का दर्शन करने के लिए वहाँ पर आते थे। तब प्राचीन ज़माने में, तत्कालीन समय में, तो जयशंकर के जो पिताजी थे, देवी प्रसाद जी, यह उन सभी को घर पर निमंत्रण देते थे। वो लोग भी जयशंकर प्रसाद जी के घर में आते थे, आतिथ्य स्वीकारते थे, और जो भी उनके पास ज्ञान था, साहित्य से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, या किसी धर्म से संबंधित हो, तो वहाँ पर चर्चा होती थी। तो जयशंकर प्रसाद जी बचपन से ही ऐसे बुद्धिजीवियों के सानिध्य में, उनकी पल भर की छत्र छाया की छाँव में ये पलते गए, और धीरे धीरे यह बालक साहित्य की ओर आकर्षित होने लगा। 17 वर्ष की छोटी उम्र में घर का भार उन पर पड़ा, क्योंकि तब तक उनके माँ बाप तथा भाई ये सारे के सारे स्वर्गवास हो चुके थे। यानी कि देवी प्रसाद जी थे तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे। उसके बाद इनके बड़े भाई ने वो व्यापार को संभाला था। कुछ समय के बाद प्रसाद जी के बड़े भाई का भी देहांत हो गया। इस तरह से पिताजी का देहांत हो गया, माताजी का देहांत हो गया, एवं उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। अब पूरे के पूरे व्यापार का जो बोझ था, भार था, जयशंकर के कोमल कंधों पर पड़ा। इन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही पूरे के पूरे व्यापार को संभालने का प्रयास किया। बंधुजनों का विरोध, बंधुजनों की संपत्ति हड़प लेना, इस तरह से अनेक कष्टों का इनको सामना करना पड़ा बहुत छोटी उम्र में ही। प्रसाद ने बचपन में 7वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की। पिताजी के निधन के कारण आगे नहीं पढ़ सके, किंतु घर पर ही उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी अनेक भाषाओं सीख ली थी। उन्हें कविता करने की बड़ी रुचि थी। 12 वर्ष की छोटी आयु में ही वे समस्या पूर्ति के पद्य लिखते थे। उनकी यह प्रवृत्ति आगे चलकर अनेक काव्यों को सृजन करने का उत्तरदायित्व हुई। इनकी मृत्यु 1937 को हुई। ये थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन। बचपन में बड़े ही पिताजी के छत्र छाया में बाल्यकाल आनंदित बीता, हर्ष उल्लास के साथ बीता। पाठशाला में जाने के समय में ही 7वीं कक्षा तक आते आते पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत होने के उपरांत इनको स्कूल की शिक्षा वहीं पर समाप्त करनी पड़ी, लेकिन इन्होंने घर पर ही अनेक भाषाओं का, अनेक धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। इन्होंने 12 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था, और यही कविता लिखने की प्रेरणा आगे जाकर बड़े बड़े महाकाव्यों को सृजन करने का बीजांकुरित हुआ था। ऐसे महान प्रतिभाशाली का निधन 1937 में हुआ था। अब हम प्रसाद जी की कुछ रचनाएं देखते हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसलिए हिंदी साहित्य में कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास,
निबंध आदि सभी विधाओं में उन्होंने समान रूप से उच्च कोटि की रचनाएं प्रस्तुत की। यानी कि ये जो बहुमुखी प्रतिभा होती है सभी में नहीं होती है। हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं लगभग सभी विधाओं के ऊपर इनकी लेखनी चली थी। ये कवि भी थे, अच्छे नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, इन्होंने निबंध लिखा है। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में हिंदी साहित्य की जो प्रमुख विधाएं होती है सारी की सारी विधाओं को इन्होंने अपने लेखनी से प्रभावित किया था और हिंदी साहित्य के इतिहास को समृद्ध बनाने का अटूट प्रयास किया था। अब उनकी अब प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। तो देखते हैं काव्य। उनका काव्य झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कामायनी, ये इनके प्रमुख काव्य है। इसके अतिरिक्त भी है, लेकिन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर कुछ काव्य आपके सामने, कुछ काव्य का परिचय ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कामायनी सबसे श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। कामायनी के बारे में फिर से उसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। काव्य के उपरांत प्रसाद जी ने सुंदर से सुंदर नाटक भी लिखे हैं। उनके नाटक अगर से देखेंगे तो इस प्रकार के हैं: करुणालय, विशाखा, कामना, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि इनके नाटकों में महत्वपूर्ण नाटक है। इसके उपरांत उन्होंने कहानी के भी क्षेत्र में हस्ताक्षेप किया था और सुंदर सी कहानी भी लिखी थी। उसमें से उनके कहानी संग्रह आकाशदीप बहुत ही सुंदर, इसमें आकाशदीप में बहुत सी सुंदर कहानियाँ हैं। आंधी, इंद्रजाल आदि आदि इनके कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह के उपरांत इन्होंने उपन्यास भी बहुत सारे लिखे हैं। उनमें से कुछ उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। ये जो इरावती जो उपन्यास है ये पूर्ण रूप से नहीं है, ये आधा ही है। उपन्यास के बाद इन्होंने निबंध लिखे हैं। निबंधों में काव्य कला तथा अन्य निबंध आते हैं। अब हम कामायनी और आंसू, ये दो महत्वपूर्ण काव्य उनके हैं। दो बातें कामायनी के बारे में आपके समक्ष में रखेंगे। आपकी सबसे श्रेष्ठ रचना कामायनी है। यह छायावाद का एकमात्र महाकाव्य है। छायावाद हमने पहले आरंभ में ही बताया था। छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे: पंत प्रसाद निराला एवं महादेवी वर्मा जी। इन्होंने छायावाद को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रस्तापित किया था। पूरा का पूरा अगर से छायावादी काव्य हैं, छायावादी समय हैं, तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ और महाकाव्य के रूप में अगर से किसी ने काव्य लिखा है तो वह बाबू जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है। यानी कि छायावाद का एकमात्र महाकाव्य कामायनी है। इसमें बहुत बड़ा है, मनो, ईड़ा, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर उतनी उपयोगी नहीं साबित होगी। और दूसरा इनका जो काव्य है आंसू, यह छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। इसमें कवि की व्यक्तिगत वेदना
क्रमशः सारे विश्व की वेदना बन चुकी थी। कवि ने आंसू नामक काव्य के माध्यम से जो व्यक्तिगत वेदनाएं थी, व्यक्तिगत दुख थे, उन्होंने वहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया था और यही वेदना सारे विश्व की वेदना के रूप में जानी जाती है और पहचानी जाती है। इसलिए आंसू काव्य को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे प्रसाद जी का जीवन परिचय आपके सामने रख देते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो कुछ अच्छा कार्य किया था अपने रचनाओं के माध्यम से समाज के लिए, कामायनी के अंतिम भाग में सामाजिक जीवन संबंधी कुछ बातें प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। वो कुछ बातें आपके सामने रखने का हम प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद ने केवल भारतीय धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि का ही अध्ययन नहीं किया था, अपितु उन्होंने भारतीय समाज के जनजीवन का भी अत्यंत निकट से अनुशीलन भी किया था। प्रसाद जानते थे कि यहाँ समाज कितनी भयंकर विषमता एवं असमानता फैली हुई है। किसी के पास तो इतना अकूत धन, अपार संपत्ति, असीम बल और अत्यधिक वैभव है, तो दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी दो जू की रोटी बड़ी कठिनाइयों से उनको मिलती है। वे लोग सफल जीवन बनाने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं, फिर भी अंत में उन्हें असफलता ही प्राप्त हो जाती है। इसके जिम्मेदार कौन? कहकर उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के सामने प्रश्न रखने का प्रयास किया था। प्रसाद ने समाज में रहने वाले राजा महाराजा, सेठ साहूकार, जमींदार, जागीरदार, रईस धनी ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखा था जिनके पास असीम संपत्ति और अपार वैभव, पर्याप्त बल, अत्यधिक ऐश्वर्य और अनंत समृद्धि होने के कारण जो रात दिन भोग विलास में लिप्त रहते थे, जिनका जीवन नृत्य गान में व्यतीत होता था, जो मदिरा में मंद मंद रहकर रात दिन उसका अनुभव करते थे। लेकिन दूसरे तरफ जो गरीब थे, जो मेहनतकश थे, जो किसान थे, उनका जीवन एकदम हाशियों पर था। ऐसे प्रसाद ने अनेक संदर्भों में कामायनी में जहाँ पर भी उनको अच्छा मालूम होता है, वहाँ पर इन सभी दृष्टिकोणों को देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के जीवन के लिए आदि बातें बताने का प्रयास किया था। अब इतने में ही हम इनका अधिक समय न लेते हुए प्रसाद जी का जीवन परिचय यहीं पर समाप्त करते हुए आगे हम कविता में प्रवेश करते हैं। कविता भी आपको आपके सामने रखनी है। कविता का शीर्षक है भारत। इस कविता में लेखक ने कौन सी बातें कही है, या इस कविता के माध्यम से लेखक आपके सामने कौन से विचार रखना चाहते हैं, आदि आदि बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 लाइनें आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको इस कविता के बारे में पता चले। आहा,
खेलता कौन यह शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कहता है उसको लेकर निजी गोद में, खोल खोल मुख सिंह बालक, मैं देखकर गिन गिन लूंगा तेरे दांतों को, है भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कहता है उसको लेकर निजी गोद में, खोल खोल मुख सिंह बालक, मैं देखकर गिन लूंगा तेरे दांतों को, है भले देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। ये 4 पंक्तियां हैं। इस 6 पंक्तियों के माध्यम से कवि कौन से विचार आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद भारत नामक कविता में राजा दुष्यंत के पुत्र, जिनका नाम भरत था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया, उस बालक भरत की वीरता का इस कविता में वर्णन करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद भारत नामक कविता में राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया था, उस बालक भरत की वीरता का सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। चलिए, कवि कहते हैं कि यह बालक जो सिंह के शिशु के साथ खेलता है, यह तो किसी उत्तम कुल का ही होगा। यह आर्य समूह के सुंदर सुखमय भविष्य का उद्धार करने वाला ही होगा। इतना साहसी कि सिंह के बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर उसके तीखे पैने और कुटिल दांतों को गिन रहा है। अब आपको ये थोड़ी इसकी जानकारी आई होगी। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, सिंह के शिशु के साथ कौन खेल रहा है। फिर कहते हैं दूसरे लाइन में, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, यानी कि आर्य समूह के सुंदर सुखमय भविष्य का उद्धार करने वाला वह बालक ही हो सकता है, जिससे आर्यवृंद का आगे चलकर उद्धार हो सके, आर्यवृंद का स्थायी रूप से अस्तित्व बढ़ सके, उनका उज्जवल भविष्य हो सके, वही बालक होगा। वह बालक क्या कहता है, उसके लेकर निजी गोद में, सिंह के बच्चे को अपने गोद में लेकर उसके होठों को, उसके मुंह को खोलकर जो उसके दांत होते हैं उसको देखने का ये साहस कर रहा था। छोटा सा बालक सिंह के बच्चे को अपने गोद में लेकर उससे उसके दांत गिनने का साहस कर रहा था। तो ये छोटा बालक में इतना धैर्य है, इतना साहस है, नितांत ही यह आगे जाकर आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, इनका भाग्य सुधारेगा। जो आर्यवृंद के सुंदर सुखमय के लोग होते हैं, उनका भाग्य ये सुधारने वाला दिख रहा है, कहकर कवि इस 4 पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे जो 6 लाइनें हैं उसके बारे में,
देख वीर बालक के इस औदित्य को लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी मार खाएगी, और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। देख वीर के बालक के इस औदित्य को, साहसी एवं झुंझारू बालक के इस दुस्साहस को देखकर सिंहनी को भी क्रोध आया। ये कौन बालक है जो मेरे बच्चे के साथ खेल रहा है, उसके मुंह को खोल रहा है, उसके दांत को गिन रहा है। ये कौन है दुस्साहसी बालक? गरजने लगी सिंहनी। यह बालक सिंहनी से डरता नहीं, बल्कि छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। उस बालक को भी रोष आया, क्रोध आया। उन्होंने कहा छड़ी हाथ में लेकर, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू, हम जो खेल खेल रहे हैं इस खेल में अगर से तू हमें बिगाड़ देगी, बाधा उत्पन्न करेगी, खेल का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये जो तुम्हारा बच्चा है मेरे पास, वो बच्चा तुमको कभी ना दूंगा। मुझे जब तक इसके साथ खेलना है तब तक खेलूंगा, फिर उसके बाद ये बच्चा तुम्हें दे दूंगा। अब चली जा यहाँ से, वरना इस छड़ी से तेरी पिटाई करूंगा, तुझे मारूंगा। इस तरह से बालक का धैर्य देखकर, बालक का औदार्य देखकर, बालक का संघर्ष देखकर वह शेरनी वहाँ से चली गई। साहस, अब इसके बारे में थोड़ा और उल्लेख कर देंगे। साहसी एवं झुंझारू बालक के इस दुस्साहस को देखकर सिंहनी को क्रोध आया। वह दहाड़ने लगी, लेकिन उसके गर्जन से बालक भरत पर कोई असर नहीं हुआ। बचपन में ही भरत ने बड़े बड़े दानवों और सिंहों का दमन किया था। समस्त वन्य तथा पर्वतीय पशुओं को भी सहज ही परास्त कर अपने अधीन कर लिया था। अंततः सिंहनी के दहाड़ने से बालक ने क्रोध से कहा, यदि तू मेरे खेल में खलक डालेगी, बाधा उत्पन्न करेगी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ में छड़ी लेकर कहा, जा, इस बच्चे को कभी वापस नहीं दूंगा। कहकर इस बालक ने बिल्कुल अपनी छोटी अवस्था में ही बड़ी बड़ी शेरनियों को, सिंहनियों को इन्होंने वहाँ से भगाने का प्रयास किया था। ऐसे प्रतिभा संपन्न भरत थे। अब आगे बढ़ते हैं। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो। जानते वही भरत वह बालक है, जिस नाम से भारत ज्ञान पड़ी इसी वर भूमि की। भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। फिर लेखक प्रश्न करते हैं, आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक। प्रश्न करते हैं, हे देशवासियों, हे भारतवासियों, ये कौन बालक है, इसको आप जानते हो, इसको पहचानते हो। वही भारत जो बचपन में सिंह के साथ खेलता था, सिंह के साथ बैठता था, बचपन में पिता प्रेम से वंचित जंगलों में रहता था, माता का बहुत प्यार करता था। वही भरत आज उनके ही नाम से सारे के सारे भारत
यह संज्ञा इस भरत भूमि को यानी कि इस देश को मिली है। वही भरत है ये जो जंगलों में पलकर वह अपने भुजाओं के बल से इस देश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। कवि समाज से प्रश्न पूछते हैं कि अरे कौन है यह निडर साहसी बच्चा? हे भारतवासियों, क्या तुम इसे जानते हो? यह वही भरत नामक बच्चा है। उन्हीं के नाम से आज हमारे पवित्र देश भारत के नाम से जाना और पहचाना जाता है। वही भरत है जो उन्होंने ही हमारे इस पवित्र भूमि को भारत नामकरण किया था। आगे बढ़ते हैं। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैवी वश। वही भारत कश्यप के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, आश्रम के सारे नियमों का पालन कर रहा है। उसी कानन में पर्वतों के ऊपर, झरनों के ऊपर, वहाँ के जो वनचर थे उनके साथ घूमता फिरता, कंदमूल खाता वह बड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, निजी माता की गोद मोद में माँ के साथ भी प्रेम व्यवहार से व्यवहार करता था। माँ को वह निरंतर हर्ष उल्लास और आनंदित रखने के लिए चेष्टाएं करता था, ताकि उनकी जो माता अपने पति से बिछड़कर वह दुखी थी, तो ऐसे माता के दुख को भी वह बचपन में ही दूर करने का साहस रखता था। कश्यप के गुरुकुल में वह शिक्षा ग्रहण करता था। यह बालक कश्यप के गुरुकुल में शिक्षा पा रहा था। यह इस आश्रम के जंगल में फल, दूध और कंद मूल से पेट भरता था। गाय, हिरन, शेर उनके मित्र थे। इस तरह वह वनों में घूम घूम कर और आश्रम में पलकर बड़ा हुआ। वह अपनी माता की गोद में लोट-पोट करता खेलता था। इस तरह अपने खेल से अपनी माता की गोद को खुशी से भर देता था। बेचारी माता अपने पति से बिछुड़कर विरह की पीड़ा सहन रही थी। उस माता को यह बालक खुशी प्रदान करता है। कितना साहसी और बड़े ही शक्तिशाली यह बालक था। अब अंतिम कुल मिला के 6 पंक्तियां बचती है, वह इस प्रकार की है। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यहाँ, जिसने अपने बलशाली भुजाओं दंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। फिर से एक बार। जंगल में शिशु सिंह सभी सहचर रहे, यानी कि भरत के जो मित्र थे वह जंगल के सभी प्राणी थे। हिरन था, भालू था,
खरगोश था, ताकि उस वन में माता और पुत्र के अतिरिक्त कोई भी मानव प्राणी वहाँ पर उपस्थित नहीं था। इसलिए जंगल में जितने भी वनचर थे, जंगल के जो प्राणी थे, वही जंगल के प्राणी भरत के सहचर मित्र रहे। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यहाँ, वह जंगल में जब घूमता था तो निडर था, वह किसी से डरता नहीं था, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का, बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े हाथी, इनको हरा दिया था। इसलिए छोटे ही उम्र में वह बालक निर्भीक था। इसलिए जंगल में कोई रोक टोक नहीं थी उस बालक को घूमने के लिए। जिसने अपने बलशाली भुजाओं से, वही बालक ने जंगल में रहकर कंदमूल फल खाकर अपना उदर पोषण किया और अपने आप में एक शक्ति को स्थापित करके अपने भुजाओं के बल से बलशाली भुजाओं से भारत का साम्राज्य स्थापित किया। इस देश के ऊपर साम्राज्य स्थापित करके इस देश का राजा बना। वही वीर यह बालक है। कौन सा? वही वीर, यानी कि जो बचपन में पितृ छाया से दूर होकर जंगलों में पशु पक्षियों के साथ रहकर कंदमूल फल खाकर जिसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, वही बालक था दुष्यंत का पुत्र भरत का, भारत का शीर रत्न। उनका नाम था भरत, शुभ नाम है उनका, कहकर कवि इस अंतिम पंक्तियों में भरत का नाम बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ी बात करेंगे इसके ऊपर। जंगल में विचरण करते हुए सिंह के बच्चे के बीच यह साहसी बालक, वीरों का वीर, बिना किसी डर से घूमता रहता था। यह वही साहसी बालक भरत है जिसने अपने शक्तिशाली भुजाओं से या बाजुओं के बल पर भारत का निर्माण किया। यह दुष्यंत का वीर पुत्र और भारत का शीर रत्न, जिसका शुभ नाम भरत है, कहकर लेखक इस छोटी सी कविता के माध्यम से बालक भरत का जो बचपन का संघर्ष है, उन्होंने किस तरह से अपना साहस, झुंझारू व्यक्तित्व, निडरपना, ये सारा का सारा जंगलों में बताकर वह अपने भुजाओं के बल से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से इस देश को स्थापित किया और उन्हीं के भरत नाम के ऊपर ही आज हमारे पवित्र देश को, इस पवित्र मिट्टी को भारत नाम मिल गया। आज हम देखते हैं वही जो भरत एक बचपन में किस तरह से हमारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। तो लेखक यही बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे भारतवासी है, भारतवासियों के पास संघर्ष करने की ताकत होनी चाहिए, कठिनाइयों का सामना करने का सामर्थ्य होना चाहिए और जितने भी विघ्न आते हैं, ऐसे सारे के सारे विघ्नों को ठोकर से उड़ा देने की ताकत हर जवान बच्चों में, हर भारत के छोटे छोटे बच्चों में आनी चाहिए। ये हमारे देश के जो बालक है,
उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भरत के बचपन के जीवन का वर्णन आपके सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। आपने जो सुना उसके लिए पुनः एक बार आपको अपने हृदय के गहराई से धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।